एग्जाम्पल दे देता हूँ। और क्या होता है? ग्रेडियंट। और पैटर्न। पैटर्न होता है, पैटर्न प्लेस करते हो फिल के अंदर, यहाँ पे पैटर्न्स डालते हैं। स्ट्रोक्स कितने टाइप के होते हैं? डैश पता है क्या होता है? डैश स्ट्रोक्स देखें। So this is called as dash. This is called as gap. Voltage fluctuate हो रहा है क्या? Voltage issue. ठीक है। So dash और गैप के कॉम्बिनेशन पे तुम्हारे एक टाइप के स्ट्रोक्स बनते हैं, जो भी तो पैटर्न बनाना चाहते हो। जनरली हम लोग ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर में सीखते हैं एनिमेशन के टाइम पे, इस चीज़ को एनिमेट करने के काम आता है। ठीक है, अब हम एनिमेट किसी भी शेप में किन चीज़ों को हम एनिमेट कर सकते हैं? पहला तो ये, दूसरा ये। ठीक है, फिल को एनिमेट करना है तो मुझे कलर के साथ खेलना पड़ेगा। स्ट्रोक्स को एनिमेट करना है तो मुझे पाथ के साथ खेलना है। फाइन, जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिखा देता हूँ भाई साहब। जैसे मैंने ये एक कंपोजिशन ले लिया 29 fps, जो भी हम लोगों का बेसिक सेटिंग्स था। ठीक है, अब ओपन और क्लोज टाइप के शेप्स होते हैं। दो टाइप के शेप्स हैं हमारे पास, ओपन एंड क्लोज। क्लोज शेप वो होते हैं जिनका स्टार्ट और एंड सेम हो, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, ये सारी चीजें। ओपन शेप कौन से होते हैं? जिनके स्टार्ट और एंड अलग अलग हो, जैसे लाइन, कर्व, आर्क, ये सब चीजें ना। अगर मैं पेन टूल से कुछ ड्रॉ करता हूँ, दिस इज एन ओपन शेप, है ना। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है। और अगर मैं ये बनाता हूं तो दिस इज अ क्लोज शेप। फाइन, तो समझ लिया करो कि कौन से टाइप का शेप है, तुमको बनाना क्या है। अब बहुत सिंपल सा एक सिर्फ ओपन शेप बना देता हूं। जैसे ये मैंने एक स्ट्रोक बना दिया। सो टेक्निकली अभी यहाँ पे फिल का कोई काम है क्या? अब अगर मैं यहाँ पे फिल देता हूं तो फिल कैसे होगा पता है? यहां से यहां तक फिल इस तरीके से आएगा, ये देखो। क्यों? क्योंकि ओपन है। मैंने इसको कंटेनर दिया नहीं है कि कलर कहां भरने वाला है ना, खुला पड़ा हुआ है वो। सो जो उसको नजदीक में लगेगा वो उस हिसाब से कलर को फिल कर लेगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको फिल दे दूं, जैसे मैंने एक, ये देख, वही पैटर्न फॉलो हुआ, राइट, उसी लाइन पे गया ना। बिकॉज क्या हो रहा है, यहां से यहां तक कर्व नीचे तक आ रहा है। सो मेरा सॉफ्टवेयर क्या कैलकुलेट करेगा कि यहां से यहां तक एक इमेजिनरी लाइन है जिसके अंदर मैं कलर फिल कर सकता हूं। सिमिलरली इधर से इधर तक का। क्लियर? सो जनरली ड्राइंग के टाइम पे ये इश्यूज होता है हम लोगों को कि ऐसे करके दिख जाता है हमें कलर फिल किया हुआ है एवरीथिंग। सो मेक श्योर कि तुम्हारा फिल कलर नो। अब यहाँ पे हमारे पास पैटर्न नहीं है, हमारे यहाँ पे पास दो टाइप के ग्रेडियंट्स दिए हुए हैं। तुम डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में घुसोगे तो वहां पे पैटर्न्स होते हैं, जैसे इलस्ट्रेटर है या कोई चीज है, उसमें पैटर्न, टेक्सचर, बहुत कुछ होता है। ओके ना, ये मेरा स्ट्रोक है। स्ट्रोक में आ जाते हैं, स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या क्या है। स्ट्रोक में मेरे पास सेम है, सॉलिड, नो कलर, दैट मीन्स कोई कलर नहीं मिलेगा, सॉलिड, ग्रेडियंट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, और रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट मतलब सेंटर से बाहर, सर्कुलर शेप में ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है ग्रेडियंट? दो कलर मिक्स होते हैं। दो कलर मिक्स होते हैं। कैसे मिक्स होते हैं? सिर्फ दो कलर मिक्स होते हैं?
नहीं मतलब ज्यादा कलर बट ज्यादा। तो एक मेश और एक ग्रेडियंट, इन दोनों में फर्क क्या है? मेश में भी दो कलर मिक्स होते हैं। इलस्ट्रेटर हुआ है ना सबका, किया है ना, मेश टूल यूज किया है ना। ऐसा बीटा वर्जन क्यों है यहाँ पे? चल ठीक है, इसको हो जाने दे इंस्टॉल, तब तक मैं ये दिखा देता हूँ। ये याद रखना, मेश और इसका बताता हूँ डिफरेंस क्या होता है ग्रेडियंट में। ओके, नाउ मुझे क्या करना है, मुझे इस लाइन को एनिमेट करना है, ठीक है। अब लाइन है, लाइन करके तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है मेरे पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ। फाइन। सो जब मैं जब किसी भी शेप में जाऊंगा ना, ये शेप कुछ है क्या, नहीं है, उसको हटा देते हैं। जब मैं शेप के अंदर जाऊंगा ना, मेरे पास दो टाइप के प्रॉपर्टीज मिलते हैं इधर। क्या क्या है, एक है कंटेंट्स या कंटेंट्स, जो भी तुम उसको प्रोनाउंस करो, या ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म हमें पता है क्या होता है, ट्रांसफॉर्म में क्या क्या होता है, रोटेशन, पोजीशन, स्केल, एंकर पॉइंट, उसके बाद ओपेसिटी, ठीक है। सो हमें ट्रांसफॉर्म को एनिमेट नहीं करना, हमें किसको करना है काम अभी, कंटेंट पे। अब कंटेंट पे मेरे पास कितने शेप्स हैं, एक ही शेप है। अब एक शेप के अंदर तुम मल्टीपल शेप्स रख सकते हो, ठीक है, बट ध्यान रखना, क्योंकि अगर मेरे पास 10 शेप है, इस एक शेप लेयर के अंदर मेरे पास 10 शेप्स है, और मैं उसको स्केल करता हूँ ना, सारे के सारे एक साथ बड़े छोटे होंगे। इट वर्क्स एज अ ग्रुप बेसिकली, लेकिन तुम उनको एडिट अलग अलग से कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे फिलहाल मेरे पास कितने शेप्स हैं, एक ही शेप है, तो ये मेरा शेप हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है मेरे पास पाथ। सो पाथ क्या करेगा, पाथ विल डिफाइन। अब यहाँ पे ये कैलकुलेट नहीं हो रहा है, इसके वैल्यूज क्या होते हैं पाथ के, पाथ के वैल्यूज देख लेते हैं। पाथ में मेरे पास वैल्यू सिर्फ एक है, वो है पाथ का नॉर्मल पोजीशन, बेसिक पाथ। मतलब क्या होता है, ये इसका पाथ है, अब ये इसका पाथ हो गया, अब ये इसका पाथ हो गया। पाथ मतलब वो किस डायरेक्शन में किस तरीके से जा रहा है। ओके, स्ट्रोक में क्या होता है, लाइन का थिकनेस, ठीक है, लाइन का प्रेशर, पॉइंटेड है, किस तरीके का है, डॉटेड लाइंस है, जैसे डैश वाला हमने बोला था, ये देख, लाइन का कलर, लाइन की ओपेसिटी, थिकनेस, ओके। कैप और जॉइंट, कैप और जॉइंट के बीच में फर्क क्या है, कैप क्या होता है, एज जो रहता है, हाँ, जो जहां पे लाइन तुम्हारा खत्म हो रहा है। जैसे अभी अगर मैं इसको कंसिडर करूं एज अ सिंगल लाइन, एज अ स्ट्रोक, ठीक है, विच इज लेट्स से 10 पिक्सल्स का थिकनेस है इसका, ठीक है, ये जैसे मोटा है वैसे ये 10 पिक्सल्स थिक है। ये जो है ना, ये और ये तुम्हारा कैप होता है एज पे। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे पास फिलहाल के लिए, बट कैप है लिखा हुआ वहां पे, बट कैप। बट कैप मतलब क्या, ये जो एज है ना, ये एज सीधा रहेगा। जैसे अभी अगर मैंने एक पेन टूल से लाइन ड्रॉ किया, ये डॉट्स है ना, ये डॉट रहेगा मेरे लाइन का, है ना, जैसे बीच में ब्लू लाइन दिख रहा है, जो पाथ है मेरा बीच का, जो एकदम पतला सा लाइन दिख रहा है ब्लू कलर का, वो मेरा एक्चुअल पाथ है। और जो बाहर व्हाइट कलर का दिख रहा है वो क्या है, मेरा स्ट्रोक का थिकनेस है, ठीक है। अब जहां पे मेरा लाइन खत्म हो रहा है, वहीं पे मेरा स्ट्रोक का थिकनेस भी एंड हो रहा है, बराबर। ये कब होता है, जब तुम उसको बट कैप देते हो। ये वाली प्रॉपर्टी जब बट कैप पे होती है। इस चीज को अगर मैं राउंड कर दूं तो क्या होगा, ये बट कैप, ये जो थिकनेस है ना, इस थिकनेस को कैलकुलेट करके इसको कर्व कर देगा, ऐसा हो जाएगा लाइन। कई बार देखा ना, ऐसे अंडरलाइन किया हुआ रहता है, लेकिन एज जो होता है सीधा नहीं रहता, ऐसा कर्व रहता है। ये दिख रहा है यहाँ पे कर्व, समझा। लेकिन ये कर्व का जो एंगल है, जो थिकनेस है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो तुम्हारे लाइन के विड्थ पे डिपेंड करता है। मैंने अगर 20 पिक्सल रखा तो
ज्यादा कर्व ही होगा, लेकिन वो हमेशा सेमी सर्कल ही फॉर्म करेगा, ऐसा ही रहेगा वो कभी भी सीधा नहीं होगा। ठीक है, सो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस लाइन को जो इस तरीके से है, दिस विल बी कॉल्ड एज राउंड कैप, बराबर। इसके बाद एक और आता है प्रोजेक्टिंग कैप, दिस वन। प्रोजेक्टिंग कैप क्या करता है, अब मेरा लाइन कहां पे खत्म हुआ था, इस जगह पे ना, जो लाइन मैंने ड्रॉ किया था वो खत्म यहां पे हुआ था, लेकिन ये एक्सटेंडेड एरिया है उसका, जो मेरे स्ट्रोक के थिकनेस के हिसाब से। प्रोजेक्टिंग में क्या होता है, लाइन यहीं पे खत्म होता है, लेकिन मेरा जो स्ट्रोक है ना वो इधर दिखेगा, जहां पे मेरा बट कैप राउंड कंप्लीट कर रहा है ना उधर रहेगा, लेकिन सीधा रहेगा वो। जैसे बट कैप में था ना सीधा लाइन, प्रोजेक्टिंग में भी सीधा लाइन होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि अगर मेरा स्ट्रोक यहाँ खत्म हो रहा है और मेरा बट कैप यहाँ से बन रहा है, तो मेरा प्रोजेक्टिंग कैप इधर आएगा, इधर नहीं आएगा। इधर कब आएगा, जब तुम बट कैप यूज कर रहे हो। कर्व कब होगा, जब तुम राउंड कैप यूज कर रहे हो। कर्व के एंगल के हिसाब से जब लाइन सीधा बनेगा, ये कब होगा, प्रोजेक्टिंग कैप में। समझा, ये हम लोग कब करते हैं, प्रोजेक्टिंग कैप यूज कब होता है। अब ये दोनों तो सेम ही है ना, बट कैप और प्रोजेक्टिंग कैप सेम ही काम कर रहा है, सीधा ही लाइन दे रहा है, कर्व नहीं दे रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। कभी कभी हम लोग कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी लाइन अगर छोटा रहता है, मुझे थोड़ा और एक्सटेंडेड आगे की तरफ चाहिए, तो हम लोग प्रोजेक्टिंग यूज कर देते हैं। सो लाइन के थिकनेस के हिसाब से उसको एक्सटेंड कर देगा, सो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ रहता है। अब इसको ना मैं ऑफ करता हूं, मैं एक सिंपल सा सीधा लाइन बनाता हूं, ठीक है। ये मेरे पास सीधा लाइन है। अब ये तेरा बट कैप में है, कंटेंट में आते हैं, शेप्स में आ जाते हैं, स्ट्रोक्स में कहा गया, ये बट कैप राउंड हो गया। मैं रूलर रख लेता हूं। सो इस एरिया में मेरा बट कैप खत्म हो रहा है ना, बराबर। राउंड कर रहा हूं तो राउंड कैप इधर आ रहा है। क्यों आ रहा है, बिकॉज मेरे स्ट्रोक का विड्थ 10 पिक्सल है। अगर मैं इसको 50 कर दूं तो उसके हिसाब से वो बढ़ जाएगा। प्रोजेक्टिंग का क्या हो रहा है, जहां पे बट कैप खत्म हुआ उधर सीधा लाइन बन रहा है। गॉट इट। सो बहुत ही प्रिसाइज चीज है, इसको बहुत ध्यान से करना। तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है, तुम बनाना क्या चाहते हो, उसके हिसाब से। ऐसा कोई रूल नहीं है कि तेरे को यही यूज करना है, ठीक है। ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है, तुम्हें जो काम करना है करो, जिससे हो रहा है उससे कर लो, सिंपल सी चीज है। लाइन जॉइंट, लाइन जॉइंट कहां पे आता है, लाइन जॉइंट ऐसे शेप्स में दिखते हैं। ये जो जॉइंट एरिया है ना, दिस इज योर लाइन जॉइंट। इसको अभी देख, मैंने ये शेप को सेलेक्ट करके रखा था, अब मैं शेप्स बनाते जा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, ये शेप 1, ये मेरा रेक्टेंगल। ये कब होता है, जब तुम शेप को सेलेक्ट करके रखो एंड देन ड्रॉ करते रहो, ठीक है। अगर मैं इसको नहीं करता हूं सेलेक्ट, बाहर क्लिक करता हूं और ड्रॉ करता हूं, फिर नया शेप लेयर बन जाता है। सो ये बहुत ध्यान से करना है, ये बहुत ध्यान से समझना कि कब तुम्हारा एक नया शेप लेयर बनेगा और कब तुम्हारा एक ही शेप लेयर के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। सो अभी इसको थोड़ा सा रखते हैं साइड में, हम लोग और डिटेल में बाद में देखेंगे। रेक्टेंगल नहीं चाहिए मुझे, मैं इसमें आ जाता हूँ, ओके। सो जहां जहां ये टाइमर दिख रहा है सिर्फ वही एनिमेट हो सकता है। जहां पे टाइमर नहीं है, जैसे लाइन कैप में टाइमर नहीं है, दैट मींस वो एनिमेट नहीं होगा, ठीक है। डैश का अभी कोई वैल्यू नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी तक डैश ऐड नहीं किया। द मोमेंट आई क्लिक ऑन दिस, तो मेरे पास डैश ऐड हो जाएगा। ये देख, ऑफसेट क्या करेगा, ऑफसेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट करना, दैट इज कॉल्ड ऑफसेट। जैसे मैं अगर इसको यहाँ पे रखा, ये मूवमेंट हो रही है ना, दिस इज ऑफसेट। मैं इसका ऑफसेट चेंज कर रहा हूँ, देख यहाँ पे पता चलेगा ऑफसेट। समझा, क्लियर है इतना, ओके। नाउ नेक्स्ट वी कम टू टेपर। दीज आर टू इफेक्ट्स बेसिकली, टेपर और वेव। टेपर का मतलब क्या होता है, जैसे
ऑब्जेक्ट है, टेपर हो रहा है, कर्व होना, बेंड होना। बेंड खैर मैं बेंड नहीं बोल सकता, बेंड अलग चीज होती है। बेंड का मतलब पूरा एंगल चेंज होता है। टेपर मतलब एक जगह से दबना उस चीज का। जैसे ब्रश होता है, ब्रश को जब तुम या निब को, बेसिकली तुम्हारे जो पेन का निब है उसको जब तुम दबाते हो तो क्या होता है, ऐसे बेंड हो जाता है इंक पेन का। सो दैट इज कॉल्ड एज टेपरिंग। ठीक है, सो लेट्स से देख यहाँ पे टेपर में, मैं इसको हटा देता हूँ, रुक जा। ये डॉटेड लाइंस में इतना क्लियरली समझ में नहीं आता। ये देख, ये स्टार्ट को मैंने किया ना, स्टार्ट लेंथ को, अब ये देखिए लाइन ऐसा दिखेगा, समझा? एंड लेंथ को करेगा तो एंड भी शार्प हो जाएगा। सो वो जो ब्रश का स्ट्रोक वाला इफेक्ट देते हैं ना, कि पेन प्रेशर के हिसाब से स्टार्टिंग और एंडिंग पतला है, बीच में मोटा है, वो यहां से हो सकता है। अब अगर मैं इसके विड्थ को बढ़ा भी दूं ना, तो ये इस तरीके से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने एंड को टेपर करके रखा हुआ है। सी, अब इन सब में टाइमर्स लगे, दैट मींस ये सारे वैल्यू एनिमेट हो सकते हैं। ठीक है, लेंथ, ठीक है, इसका लेंथ, उसके बाद ईज मतलब स्मूथनेस कितना होगा, फिर सिंपल वेव्स में आ जाओ। वेव्स में क्या होगा, वेव मतलब वेव्स क्रिएट करना, साइन वेव्स। मोस्टली वेव में हम लोग साइन वेव्स यूज करते हैं। वेव्स पता है कैसे काम होता है? ट्रिग्नोमेट्री किया है? झूठ मत बोल, स्कूल में सबने किया होगा, मजबूरी रहती है वो। किया है ना, ध्यान दिया था, साइन कॉस टैन कोसाइन। ठीक है, बहुत घटिया सब्जेक्ट है, पता है मुझे, लेकिन उसका काम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, ये बता सकते हो? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना सबने, स्कूल टाइम में पढ़े ही होगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम भले स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई से हो, जिससे भी हो, तुमने पढ़ा ही रहेगा, वो कंपलसरी है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का काम क्या होता है? क्यों फॉर्मूलाज याद करते हो? साइन कॉस टैन, ये 3 स्टैंडर्ड होते हैं, राइट? जितने भी बाकी के बनते हैं, कोसाइन वोसाइन, इनके कॉम्बिनेशंस पे बनते हैं, है ना? कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन पे कोसाइन बनता है एंड एवरीथिंग, राइट? पर्पस क्या है तीनों का? क्यों सीखते हो? एडिशन हिसाब किताब के काम आता है, सब्सट्रैक्शन ये सब काम आता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जो हो गया, ज्योमेट्री तुम्हारे स्ट्रक्चरिंग के काम आता है, डिजाइनिंग विजाइनिंग में काम आता है, जो बेसिक तुम ज्योमेट्री सीखते हो, राइट? सर्कल, स्क्वायर, कॉम्बिनेशन। अलजेब्रा जो रहता है वो तुम्हारे बाकी के कैलकुलेशंस के काम आता है, किसी भी टाइप के फंक्शनिंग को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का क्या काम है? चलो छोड़ो, लोड मत लो इतना, मेरा पता चला अगली बार से क्लास नहीं आ रहा तुम लोग। सो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस जो होते हैं ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशंस होते हैं ना, वो तुम्हारे किसी भी टाइप की मोशन वाली चीज़ों में बहुत कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे जब एरोडायनामिक्स, जब गाड़ी का प्रेशर चेक होता है कि कोई कार का तुमने मॉडल बनाया है, कोई कॉन्सेप्ट कार है, हवा कैसे उस पर लग रहा है, हवा जा रहा है नहीं जा रहा है, किस तरीके के कोलिजन्स बन रहे हैं। ठीक है, गाड़ी सामने से ऐसे रहता है क्या? नहीं ना, ऐसे जो रहता है गाड़ियों की स्पीड कम होती है। ये फ्रंट एंगल जितना नीचे जाते रहेगा, धीरे 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 स्पीड उतनी मल्टीप्लाई हो रही है। F1 कार्स देखे, फॉर्मूला 1 की गाड़ियां देखी है, हाँ ना? These are F1 कार्स, ये देखे है ना? ओके, these are F1 कार्स, इनका एंगल देख कैसा रहता है? ऑलमोस्ट स्टीप। These are termed to be really fast, ये बहुत स्पीड में जाती है। तुम जितना एंगल नीचे करते जाओगे ना, उतनी तुम स्पीड बढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हवा का प्रेशर का कोलिजन आ जाता है, तो तुम स्पीड ज्यादा नहीं रख सकते। जब भी तुमने स्पीड बढ़ा दिया, ये यहाँ से टूट जाएगा,
राइट? तो कोई भी गाड़ी, अगर स्पोर्ट्स कार देखोगे ना, स्पोर्ट्स कार के एंगल्स बहुत नीचे होते हैं फ्रंट। दिस होल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज एरोडायनेमिक्स। इसकी जो स्टडी होती है इनको एरोडायनेमिक्स कहा जाता है। अब ये क्या होता है, इनके जो कैलकुलेशंस होते हैं, या फिर अगर मैं किसी एक चीज़ को किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे लॉन्च कर रहा हूँ, पास ऑन कर रहा हूँ, एंगल का कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में होती है, ठीक है? नाउ कीपिंग दीज थिंग्स असाइड, जनरल जो वेव्स होते हैं ना, साउंड, लाइट कैसे मूव होता है, साउंड कैसे मूव होता है, ये साउंड वेव्स देखे हैं ना, ऐसे जिगजैग आता है, वो क्या होता है, जिगजैग आता है कि कैसे आता है? जिगजैग नहीं आता, साउंड वेव ऐसा रहता है, वो उनको दिखता है जिगजैग है। साउंड वेव का बेसिक फॉर्मेशन थोड़ा सा टेढ़ा होगा, इस तरीके से होता है, ये टेढ़ा नहीं होता, ये प्रॉपर सीधा कर्व रहता है यहाँ पे। मैं सीधा ही करके देता हूँ, वरना तुम लोग बोलोगे नहीं टेढ़ा ही होता है। मुझे वैसे भी स्टूडेंट्स पे ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं। इस तरीके के कर्व्स होते हैं। सो ये कर्व का कैसा रहता है, ये बेस लाइन है जहाँ पे सब इंटरसेक्ट हो रहा है, सारी चीज़ें ओवरलैप हो रही है। ये जो हाइट होता है ये एम्पलीट्यूड रहता है। बोलते हैं ना साउंड का एम्पलीट्यूड कम है, साउंड का पिच कम है, उसका मतलब क्या होता है कि साउंड का जो रेंज जाता है वो कम हो जाता है। सो ऊपर का तुम्हारा हाइट दिखाता है, नीचे का तुम्हारा लो दिखाता है, ये कंटिन्यूस रहता है। जब मैं इसको श्रिंक कर दूं ना तो विजुअली ये मुझे ऐसे दिखेगा, जिगजैग जो तू बोल रहा है ना लाइंस, तो उसको जूम करेगा ना तब वहां पे कर्व दिखेगा। दिस कर्व, दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज साइन वेव्स, ठीक है? अब ये साइन वेव का काम हो गया। नाउ ये देख, ये जो कर्व्स है दीज आर साइन वेव्स, रिदम है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। कहीं पे भी ऐसा है कि वो रैंडमली कुछ भी हो रहा है, रैंडमली नहीं है ना, एक प्रॉपर डिस्टेंस है, देख सब में एक डिस्टेंस कैलकुलेटेड है, कर्व का एक एंगल कैलकुलेटेड है। ये जो कर्व है यहाँ का, ये एक स्पेसिफिक है हर जगह पे, ये जो ऊपर का कर्व है ये स्पेसिफिक है, ये जो डिस्टेंस है ये मेंटेन हो रहा है। भले यहाँ पे कम है यहाँ पे ज्यादा है, बट वो प्रपोर्शन है ना, अगर इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, फिर अगेन वापस कम होते हुए आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने लाइन का विड्थ चेंज किया था, याद है? साइड से प्रेशर टेपर किया था। इस टेपर को अगर मैं नॉर्मल कर दूं, सब एक जैसे हो गए, समझा? सो जब तुम वेव्स फॉर्मेशंस करते हो ना तो इस चीज का ध्यान देना ना, ये वेव का अमाउंट है, ये देख ना, दिस इज अ प्रॉपर साइन वेव, यहां से बना नीचे गया, इधर बना नीचे गया, इधर बना नीचे गया, सेम रिवर्स पे देगा, इधर बना इधर गया। सो ये कॉम्बिनेशन पे ऐसे बकेट जैसे दिख रहा है। इसके बाद यूनिट्स पिक्सेल्स में करना है कि साइकिल्स में करना है? साइकिल्स में तो तुम, साइकिल मतलब नंबर ऑफ साइकिल, ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है, जो एक पूरा कर्व है वो एक साइकिल है। सो तुम 2 3 4 5 6 7 जितने साइकिल्स ऐड करने हैं वो कर सकते हो। पिक्सेल्स में जा रहे हो तो डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, यहां से यहां तक कितने साइकिल खुद ब खुद बन सकते हैं, ठीक है? तो तुम वो पिक्सेल्स के वैल्यूज के साथ खेल सकते हो। पिक्सेल्स में आ गया तो देखिए यहाँ पे वेवलेंथ आ गया, सेम चीज हो रही है ना, बस यूनिट अलग है। फेज, अगेन ऑफसेट, फेज यहां पे ऑफसेट का काम करता है, क्लियर है? ये हो गया स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आ जाएंगे फिल पे। फिल पे मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, फिल पे मेरे पास सिर्फ कलर है, किस टाइप का कलर देना है, क्लियर? अभी एनिमेट करें कुछ इनको यूज करके, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूं। नाउ लेट्स से पहले सीधे लाइन पे करके देखते हैं कुछ, फिर हम लोग थोड़े से रैंडम लाइन के साथ खेलेंगे। सीधा लाइन बोला था मैंने, पेन टूल लेता हूँ,
3 पॉइंट्स दे दिए मैंने। Fine? अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, ये पाथ है ना लाइन का, सो मुझे इस पाथ को फॉर एग्जांपल एनिमेट करना है। लेट्स से शेप में आ जाओ, पाथ में आ जाओ, 0 पे मैं की फ्रेम लगा देता हूँ जिसपे मेरा पाथ जो है ये भाई साहब इधर होंगे, ठीक है। 5 फ्रेम में ये भाई साहब यहां पे आ जाएंगे। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, की फ्रेम को सेलेक्ट करो, कॉपी करो। अगला कौन सा रहेगा मेरा, 10th फ्रेम। 10th फ्रेम में आके पेस्ट करना, ये स्लाइडर जो है वो 10th फ्रेम में आना चाहिए, या जो भी फ्रेम तुम पुट कर लो। अगर तुम ये नहीं करोगे तो ये स्लाइडर जहां पे वहां पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो टेक्निकली ये मैंने अपने ऑब्जेक्ट के पाथ को एनिमेट कर दिया। सो नाउ दिस विल मूव समवॉट लाइक, इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, राइट। यू कैन सी समथिंग इन बिटवीन, एक लाइन बन रहा है, उसको रिपीट कर रहा है। अब ये तो शार्प है, अगर इस पॉइंट को पाथ पे आ जाए, इस पॉइंट को ऑल्ट एंड कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर दोगे, सिर्फ क्लिक करना, तो वो क्या करेगा, ये जो कॉर्नर था उसको बेजियर कर देगा, स्मूथ कर देगा। उससे तुम ये कर सकते हो, मूव कर सकते हो, बट अभी हम मूव नहीं करेंगे। देख, द मोमेंट यू मूव इट की फ्रेम लग जा रहा है। सो जहां पे की फ्रेम लगाया था ना, उसी पॉइंट पे इसको एनिमेट ये करना। ले ले भाई, अरे यार इसका कलर ही वो पूरा ही क्लिक करेगा। छोड़, कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाओ। अगर कुछ नहीं मिल रहा है, ये है ना कन्वर्ट वर्टेक्स टू, इससे इधर क्लिक कर दो। की फ्रेम ध्यान रखना, इन बिटवीन रखोगे तो वहां पे की फ्रेम बना देगा। ये ऊपर गया, क्लिक। मैं चेंज नहीं कर रहा हूं कुछ, सिर्फ स्मूथ है, स्मूथ मोशन है, कहीं पे जर्क आ रहा है नहीं ना। ओके, नाउ मोशन ब्लर एक्टिव कर देते हैं। कौन से लेयर में मुझे मोशन ब्लर चाहिए, ये वाले लेयर पे ऑन कर दो मोशन ब्लर। सिंपल। अब ये तो लीनियर मोशन हो गया, मतलब मैंने इसको बोला है कि 5th फ्रेम पे इसका ये वैल्यू होना चाहिए, 0 फ्रेम पे ये वैल्यू चाहिए, 5th फ्रेम पे ये वैल्यू चाहिए, 10th फ्रेम पे ये वैल्यू चाहिए। सो ये उसको फॉलो कर रहा है। व्हाट इफ मैं इस चीज को रैंडमाइज कर दूं, रैंडमली छोड़ दूं, इसको कुछ भी होने दूं, तो क्या होगा। तो रैंडम के लिए हम लोग क्या करेंगे, रैंडम पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो रैंडम का स्क्रिप्ट सब में अप्लाई करके देखेंगे। ये समझ गया ना, यहां तक क्लियर है। स्ट्रोक, अब स्ट्रोक को मैं क्या करूंगा, टेपर कर देते हैं, ठीक है। यहां पे भी की फ्रेम्स लगाते हैं, चलो लगा के देखते हैं। 90, 5th फ्रेम पे गया 0, मतलब नॉर्मल। 10th फ्रेम पे आया 90, ठीक है। सेम इसको भी 90, 0। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लूप बना रहे हैं किसी भी चीज का, स्टार्ट और एंड सेम रख रहे हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग सबका सेम है।
सिर्फ इन बिटवीन वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। लेट्स सी ये क्या होता है। क्लियर? इसको बंद कर देता हूँ। ये पाथ का एनिमेशन हुआ। अब पाथ को हम लोग यूज करेंगे अलग अलग टाइप के एनिमेशन करने के लिए, ठीक है। अब मैं क्लोज शेप ले लूंगा। लेट्स से मैं एलिप्स ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं पेज के सेंटर में रखता हूँ। कोलन, I'll get my text save frame, I can place it in the center। अगर सेंटर में करने में प्रॉब्लम हो रहा है, अलाइन में आ जाओ। मैंने सेंटर पे ही रखा था, क्या बात है। ओके, अब इसी एलिप्स में भी सेम प्रॉपर्टीज है। एलिप्स में देख पाथ नहीं है, यहाँ पे एलिप्स पाथ दिया हुआ है। दैट मींस एलिप्स के पाथ, साइज, पोजीशन, राइट। वो ओपन था तो तुम इन बिटवीन कुछ भी कर पा रहे थे। यहाँ पे भी इन बिटवीन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। लेकिन अगेन इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग है क्योंकि ये क्लोज शेप है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें तो भी सेपरेट वो पाथ ऑप्शन चाहिए ना, कि जिसमें मैं सिर्फ पाथ को एनिमेट करूं। यहाँ पे मेरे पास लिमिटेशन क्या आ जा रहा है, ये वाले में मेरे पास लिमिटेशन ये आ जा रहा है कि मैं या तो इसको बड़ा छोटा कर सकता हूं, राइट, या तो फिर इसका पोजीशन चेंज कर सकता हूं। मैं इसको भी एनिमेट कर सकते हैं। सो फॉर दिस वी विल यूज अ स्क्रिप्ट, छोटा सा एक स्क्रिप्ट है व्हिच इज नोन एज विगल, WIGGLE। स्पेलिंग बहुत ध्यान से लिखना क्योंकि ये स्क्रिप्ट्स है, स्क्रिप्ट्स की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग वाली बात है। सो मैं स्क्रिप्ट लिखते कैसे हैं और स्क्रिप्ट अप्लाई कहाँ होता है। स्क्रिप्ट अप्लाई होता है उन जगहों पे जहां पे तुम की फ्रेम्स लगा रहे हो। मतलब सीधी बात, जहां पे तुम की फ्रेम्स लगाते हो, टाइमर है, टाइमर वाले में एनिमेशन होता है, स्क्रिप्ट भी टाइमर वाले में ही लगती है। सो ये टाइमर है, ऑल्ट दबाओ और इस टाइमर पे क्लिक करो। क्या चेंज हुआ, तुम्हारे वैल्यूज रेड हो गए। दैट मींस अब वो मैन्युअली एनिमेट नहीं होगा, अब वो एनिमेट कैसे होगा, स्क्रिप्ट के बेसिस में, ठीक है। और ये देख यहाँ पे वो वैल्यू का एक ओपन हो गया। सो दिस इज योर स्क्रिप्ट पैनल, ठीक है। वापस बताओ एक्टिव कैसे होता है। ये ऑल्ट प्रेस करना है, ऑल्ट प्रेस करना है और उस वैल्यू के टाइमर पे क्लिक करना है जहां से हम की फ्रेम करते थे ना। इसको बैक स्पेस करो, मुझे लिखना है WIGGLE, विगल। विगल टेम्पररी विगल, विगल सेकंड नहीं, सिर्फ विगल। टेम्पररी विगल क्या करता है, डिले करता है। 10 फ्रेम तक एनिमेशन हुआ, उसके बाद नॉर्मल, टेम्पररी देने के लिए। पर हमें टेम्पररी नहीं, हमें नॉर्मल विगल यूज करना है। अप्लाई हो गया। अच्छा, अब ब्रैकेट, विगल अप्लाई तो हो गया, बट करना क्या है। विगल मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस, रैंडमाइजेशन। किसी भी चीज के रैंडमनेस को हम विगल बोलते हैं एज पर कोडिंग लैंग्वेज। लेकिन रैंडम भी तो कुछ वैल्यू के बेसिस में होता है ना। अगर मैं बोलूं एक इंसान रैंडमली दौड़ रहा है तो भी वो कुछ वैल्यू चेंज हो रहा है ना, तभी तो वो जा रहा है उस डायरेक्शन में, जगह पे नहीं खड़ा है। सो वी नीड सम वैल्यूज इनटू इट। कुछ रैंडमाइजेशन, जैसे 10 यूनिट का रैंडमाइजेशन हो रहा है, 5 यूनिट का रैंडमाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे देखा है तो 10 फ्रेम में, हर 10वें फ्रेम में मेरा ऑब्जेक्ट कुछ रैंडम परफॉर्म कर रहा है। सो सबसे पहला जो होता है 10 फ्रेम्स फॉर एग्जाम्पल, ये डिफाइन कर दिया मैंने फ्रेम, कितने फ्रेम में, कॉमा क्या हो रहा है, इसका जो साइज है वो 50 यूनिट्स, कॉमा वो 50 यूनिट चेंज हो रहा है। दैट मींस हर 10वें फ्रेम पे मेरा सब्जेक्ट 50 यूनिट्स रैंडमली होगा। अब देखते हैं इसका क्या होता है। समझा, 5 फ्रेम पे 50, सॉरी मेरी गलती है। फर्स्ट वाला जो तुम्हारा है वो तुम्हारा वैल्यू है, सेकंड वाला जो है वो फ्रेम्स है। जैसे मैं बोलूंगा
50 यूनिट जो होता है, 50 यूनिट का वेरिएशन आ रहा है हर 5 फ्रेम में। अब जैसे मैंने फ्रेम कम कर दिए तो क्या हो जाएगा, फिफ्टी 500 यूनिट। अब देख, अब अगर मैं इसको मोशन ब्लर दे दूं तो हो गया रैंडम 100 फ्रेम्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यही विगल हम हर जगह हर एनिमेशन में विगल पुट करके देखते हैं क्या होता है। कंटेंट में आ जाओ, ये स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक में आके स्ट्रोक के जो कलर है ना, कलर पे हम लोग विगल डाल के देखते हैं। विगल मेरा लेट्स से 80 वैल्यू का कलर चेंज होगा हर 10th फ्रेम में। ये कलर तुम चूज नहीं कर रहे हो, वो कलर ग्राफ जो होता है उसमें से रैंडमली पिक कर रहा है। ठीक है, तो ये देख कलर चेंज हो रहा है नीचे कलर पैलेट पे, यहां पे सिंपल है। अब मेरे पास और भी ऑप्शंस होते हैं, ये तो इतने से हो गए, और करना है यू हैव समथिंग कॉल्ड एज ऐड ओवर। ये सब टूल में सब शेप में ये ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है तो इधर मिल जाएगा ऊपर, दिस पार्ट। ऐड में आ जाते हैं, मैं इन भाई साहब को लेट्स से पकर एंड ब्लॉट दे देता हूं। पकर एंड ब्लॉट क्या होता है, ये देख, ये ऐड हो गया, इट्स एन इफेक्ट। ये होता है पकर, ये होता है ब्लॉट। ठीक है, मतलब तुम्हारे ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ खींचेगा, बाहर की तरफ छोड़ेगा, दैट इज पकर एंड ब्लॉट। तो लेट्स से इसको मैं 0 कर दूंगा, अरे 0 है तो ये सर्कल पे ही रहेगा। आ जाते हैं ऑल्ट, विगल 50 फॉर एवरी 20th फ्रेम। डन। देखें ऐसे रैंडमाइजेशंस कितना मुश्किल है बनाना। चीजें अगर कॉम्प्लेक्स दिखती है ना तुम लोग को, जब तुम कोई डिजाइन देखते हो कॉम्प्लेक्स दिखती है ना, सबसे पहले उस डिजाइन को तोड़ लो, किन किन हिस्सों में बना हुआ है, उसमें से एलिमेंट उठाओ, कोई एक एलिमेंट, तो तुम्हें पता चलेगा कुछ भी नहीं हुआ है। 3 या 4 तरह की चीजें हैं जिसको बस रैंडमली प्लेस कर दिया गया, जिसकी वजह से वो डिजाइन तुम्हें कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा इफेक्टिव करते हैं, रोटेशन में विगल देखिए। लेट्स से 150 फॉर 100। अब ये भाई साहब के थोड़े से कलरिंग का प्रॉब्लम है, बहुत डल लग रहा है। सो मैं क्या करूंगा, मेरे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स पे आ जाते हैं। सिंपली एक सर्कल था किसी जमाने में, ये अब ये बन चुका है। ग्लो लेते हैं, ग्लो, हाँ VR ग्लो मत ले लेना, इसको उठा के इस पे छोड़ देता हूँ। अगर मैं ऐसा मोशन ब्लर ऑफ कर दूं ना तो ये ऐसा दिखेगा। बेसिकली क्या हो रहा है समझ में आ रहा है, पकड़ हो रहा है, ब्लॉट हो रहा है, सर्कल रोटेट हो रहा है, और सर्कल का जो पाथ है वो वाइब्रेट हो रहा है। सो देख अभी यहाँ पे कितने शेप्स बन रहे हैं तेरे हिसाब से? 3 शेप्स हैं, एक सर्कल है, एक पकड़ है, एक ब्लॉट है।
लेकिन द मोमेंट आई हिट मोशन ब्लर, वो उसके इन बिटवीन्स भी बना दे रहे हैं विजुअली। क्यों? क्योंकि कम टाइम फ्रेम में है। ये पूरी की पूरी चीजें 10 फ्रेम में हो रही है, 10 सेकंड में नहीं। अगर यही चीज मैं बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। दैट मीन्स तो ये पूरा का पूरा मोशन अलग से देगा। और अगर मुझे ये हटाना है तो ऑल्ट दबा के वापस इस पे क्लिक कर देना, हट जाएगा। ठीक है, अब इसका मैं डुप्लीकेट बना लेता हूं, कंट्रोल डी, रोटेशन में आता हूं। ठीक है, अब इस पे क्या करेंगे हम लोग, लेट्स से थोड़े बहुत इफेक्ट्स डाल के देखते हैं। टाइलिंग दे देते हैं। सीसी रिपीट टाइम, रिपीटेशन छोड़ दो इसमें। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। सो ये क्या करेगा, सो ये इस सब्जेक्ट को उतना रिपीट कर रहा है, बट ये दिखा क्यों नहीं रहा है? इसी पे लगा है ना मैं। सीसी टाइम दे देता हूँ उसको। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये स्केल वैल्यू जो है ना, इस पे विकल लगा के देख लो क्या होता है। किसी ने मना तो नहीं किया, अप्लाई करके देख लो। अब इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी, कन्वर्ट दिस टू अ सिंगल कंपोजिशन। मेरे स्टेप्स फॉलो मत करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड इट क्या हो रहा है यहाँ पे। हम लोग ने बेसिकली क्या किया है, हम लोग ने एक शेप लिया है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज है जिस पे हम लोगों ने रैंडमाइजेशन करके छोड़ दिया उसके वैल्यूज को। अब वो रैंडमली जो बना रहा है बना रहा है। अब मैं यहाँ पे लेंस ले लेता हूँ, सीसी लेंस, सीसी लेंस, और मैं इन वैसा पे छोड़ देता हूँ। सो बेसिकली लेंस जैसा बनाता है। ठीक है, सो लेंस का कैसा रहता है, तेरे को ये थोड़ा सा डोम वाली फीलिंग आ जाएगी, और देन इस पे ग्लो दे देता हूँ। अब ग्लो का प्लस पॉइंट क्या पता है कि ग्लो तुम जितना वैल्यू कम दोगे ना, ये जो साइज है, सॉरी ये जो थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड को जितना कम करोगे ग्लो उतना ज्यादा होगा। थ्रेशोल्ड को जितना बढ़ाओगे ग्लो उतना कम हो जाएगा। सिंपल है, बन जाएगा कुछ भी ऐसा। रैंडम ही चाहिए मुझे उसमें कोई मैनुअल कंट्रोल्स नहीं चाहिए, मुझे रैंडमेशन चाहिए। लेकिन रैंडम, आप देख मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि रैंडमनेस जो होता है वो भी किसी वैल्यू पे बेस होता है। रैंडमली तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें वैल्यू चाहिए। रैंडम को भी बोलना पड़ता है कि तुम कितना रैंडम हो। क्लियर है?